स्टार्ट करेंगे हम। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर जब क्वेश्चन में कैश प्राइस ना दे रखा हो और हमें कैश प्राइस निकालना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा था इनवर्स प्रोग्रेस। ठीक है, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में क्या था कि किस्तों की राशि समान थी और टाइम पीरियड भी बराबर बराबर ही था। इट मीन्स टाइम पीरियड का जो गैप था इंस्टॉलमेंट्स के बीच में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बीच में, वो समान था। परंतु अब हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड कब अप्लीकेबल होगा? जब हमारे किस्तों की राशि भी असमान होगी। इट मीन्स किस्तों की जो राशि हमने पेमेंट करनी है वो भी अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। प्लस किस्तों के भुगतान की अवधि भी असमान हो। ठीक है, मीन्स कब कौन कौन सी कंडीशंस में हमारा प्रोडक्ट मेथड अप्लीकेबल होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर किस्तों की राशि असमान हो, बराबर ना हो, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। दूसरा क्या होगा कि अगर किस्तों के भुगतान का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग हो, तो प्रोडक्ट मेथड यूज होगा। थर्ड क्या होगा कि या तो राशि भी बराबर ना हो और टाइम पीरियड भी बराबर ना हो। ठीक है, मीन्स गैप बिटवीन द टू इंस्टॉलमेंट्स, गैप बिटवीन द पेमेंट ऑफ टू इंस्टॉलमेंट्स जो वो भी है अलग अलग हो। ठीक है, मीन्स बराबर बराबर ना हो, तो हम वहां पर प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड की कैलकुलेशन करने के लिए जब हम सबसे पहला पॉइंट होगा जब किस्तों की राशि असमान हो परंतु अवधि समान हो। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि जब मान लीजिएगा राशि अलग अलग है परंतु टाइम पीरियड बराबर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखना है कि हाई परचेज प्राइस में से कैश प्राइस घटा करके कुल ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इट मीन्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। दूसरा होगा प्रत्येक किस्त का भुगतान करते समय आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो आती है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो अमाउंट बचती जाती है। और थर्ड क्या रहेगा, फिर जो अमाउंट बच जाएगी उसको जो अन्य अमाउंट्स हैं, इट मीन्स कुल ब्याज को अदद राशियों के अनुपात में बांट देंगे। इट मीन्स हमने सबसे पहले तो निकाला है कि टोटल ब्याज कितना होगा, प्लस फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है कि कितनी अमाउंट बचती रहती है हर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद। उसके बाद जितना जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उन सभी का हम रेशो निकाल लेंगे और फिर उस रेशो में जो भी ब्याज आया है उस ब्याज को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है जब किस्तों की राशि असमान हो परंतु अवधि समान हो। इट मीन्स इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर नहीं है परंतु टाइम पीरियड का जो गैप है वो बराबर है। तो उस केस में क्या रहेगा, देखिए on 1st April 2008 गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी sold a machinery to जिंदल फोटो कंपनी on hire purchase system। 1 अप्रैल 2008 को गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी मशीन सेल करती है, किसको? जिंदल फोटो कंपनी को हायर परचेज सिस्टम पे। कैश प्राइस ऑफ द मशीन वो 76,800, मशीन का कैश प्राइस 76,800 है। एंड हायर परचेज प्राइस वॉज रुपीज 1 लाख पेबल एज अंडर। ठीक है, अब ये जो मेथड है, हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का मेथड पढ़ रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट को कैसे डिवाइड करना है अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट ना दे रखी हो तो। ठीक है, तो अब हमारे पास कैश प्राइस भी है, हमारे पास हायर परचेज प्राइस भी है, और हमने क्या करना है 20,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि कैश प्राइस 76,800 है, हायर परचेज प्राइस 1 लाख रुपए है, और उसके बाद 20,000 रुपये साइनिंग द एग्रीमेंट पेमेंट कर देते हैं। तो टोटल 76,800 में से 20,000 हमने पेमेंट कर दिए, तो कितने रह गए? 56,800 रुपये रह जाते हैं। वो कैसे पेमेंट करते हैं? 16,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 16,000 पहले साल के एंड में, 14,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 22,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड 18,000 एट द एंड ऑफ 14,000 फोर्थ ईयर, एंड 10,000 एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। देखो क्या कहा कि हमारे पास टाइम पीरियड तो गैप तो सेम है, एक एक साल का गैप है। ठीक है, अमाउंट अलग अलग है, 16, 14, 22, 18 एंड 10,000 है ना। कहता है प्रिपेयर हायर परचेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर्स अकाउंट, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर।
ठीक है। तो क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट रेट नहीं दी, ठीक है, और इन्होंने बोला है कि हायर परचेजर अकाउंट बनाना है हमने वेंडर की बुक में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ब्याज है तो वो ब्याज किस रेशो में डिवाइड होगा। तो टोटल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले देखें कि हायर परचेज प्राइस कितना है, 1 लाख रुपये, ठीक है। और सॉरी, हायर परचेज प्राइस हमारे पास है कितना, 1 लाख रुपये, और कैश प्राइस है 76,800, तो 23,200 रुपये है जो वो क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब इस टोटल इंटरेस्ट को हमने डिवाइड करना है कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 लाख रुपये हमारे पास हायर परचेज प्राइस था, क्योंकि उसमें से हमने 20,000 रुपये एडवांस पेमेंट कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी रहेगी, 80,000 रह गई, ठीक है। लेस करेंगे अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में हमने कितनी देनी है, हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस निकालने हैं बेटा सबसे पहले, ठीक है। 1 लाख रुपए हमारा हायर परचेज प्राइस था टोटल, उसमें से 20 लाख रुपए हमने एडवांस दे दिए, रह गए 80,000, ठीक है। फिर पहले साल के एंड में 16,000 रह पेमेंट कर दिया, बैलेंस ड्यू कितना हो गया, 80 माइनस 16 64,000, ठीक है। फिर दूसरे साल के एंड में हमने पेमेंट कर दिया 14, फिर बैलेंस हो गया 50, फिर 22 पेमेंट कर दिया, फिर 28 रह गया, फिर 18 पेमेंट कर दिया, फिर 10,000 रह गया, और लास्ट हमारी जो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 की ही थी। अब हम देखेंगे कि बैलेंस अमाउंट कौन सी हैं। सबसे पहला पॉइंट था 80, फिर 64, 50, 28 और 10, तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आ गए। समझ आया पॉइंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब जितना जितना पेमेंट करते चले गए उसके बाद कितना अमाउंट बचती चली गई, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो पहले 1 लाख थे, 20,000 पेमेंट कर दिए, रह गए 80, फिर पेमेंट कर दिए, फिर कितने रह गए, फिर पेमेंट कर दिए, फिर कितने रह गए, ठीक है। जो अमाउंट बचती चली जाती है वो आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उन सभी का रेशो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने रेशो निकाला 80, 64, 50, 28 और 10, इनका रेशो बन गया हमारा 40, 32, 25, 14 और 5। रेशो तो हमें सभी को निकालने आते हैं। हेलो। तो अब हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना था, टोटल इंटरेस्ट 23,200 रुपये था। अब इस 23,200 को 40/116 करेंगे, ठीक है। 40 इट मीन पहला रेशो डिवाइड बाय टोटल रेट, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाय 116, तो इट मीन पहले साल में ब्याज कितना है, 8,000। फिर दूसरे साल का 23,200 गुना में रेशो कितना है, 32/116, कैलकुलेट किया हमने 6400 रुपये, इट मीन दूसरे साल की किस्त में 6400 रुपये ब्याज इंक्लूड है। थर्ड ईयर में कितना हो गया, फिर 5,000, फोर्थ में 2,800 और फिफ्थ में 1,000। समझ आई बात। अब उसके बाद बुक्स ऑफ गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर, विच मीन वो हमारा गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी वेंडर था। अब हमने उसकी बुक में हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है, और जो कि हायर परचेजर जिंदल फोटो कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो हायर परचेजर का अकाउंट बना रहे हैं हायर वेंडर, तो हायर वेंडर ने तो सेल किया है उसको, तो क्या रहेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट, तो क्या रहेगा, टू डेबिट में आ जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2008 सेल किया उसने 76,800, ठीक है। क्रेडिट से साइड में क्या हो जाएगा कि पेमेंट कितना हो गया है, 20,000 रुपये का डाउन पेमेंट हो गया, रह गया कितना, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो बाय बैंक अकाउंट, सॉरी, बाय बैंक अकाउंट 16,000 रुपये जो हमने किस्त पेमेंट की है उसमें ब्याज ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम डेबिट साइड में इंटरेस्ट लिखेंगे। ध्यान दे बेटा, हम वेंडर की बुक में हायर परचेजर का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। हम अपने आप को वेंडर मान रहे हैं और हम ये मान लेंगे कि अगली पार्टी परचेजर है, तो हमने उसको क्या किया है, सेल किया है, तो इसलिए हम नेक्स्ट पार्टी अकाउंट डेबिट टू हायर सेल लिखेंगे, ठीक है। अब उससे हमें कितना रिसीव्ड हुआ, स्टार्टिंग में हमें रिसीव्ड हुआ 20,000 रुपये, तो बाय बैंक इट मीन बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ऐसे एंट्री होगी ना कि हमारे पास आए हैं, तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो हायर परचेजर का अकाउंट बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो बाय बैंक 20,000, फिर उसके उससे
हमने किस्त ली और उसमें कितना ब्याज इंक्लूड है, ब्याज डेबिट साइड में आ जाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट 8000 और क्रेडिट साइड में बाय बैंक 16,000 रुपये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया 48,000, देन कैरी फॉरवर्ड। फिर दूसरे साल का ब्याज कितना है जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वो 6400 रुपये हैं। फिर दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट 14,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस, देन फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट, फिर बैलेंस। नेक्स्ट आता है फिर वही, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, फिर पेमेंट, और इस टाइप से हम कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा जी, जब किस्तों की राशि और अवधि दोनों ही असमान हो। इट मीन्स अभी तक तो क्या था कि टाइम पीरियड गैप था जो वो इक्वल इक्वल था, एक एक साल का था। बट अगर हम ये देखते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट्स हम पेमेंट कर रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड का जो गैप है वो अलग अलग है, गैप अलग अलग है और राशि भी अलग अलग है। तो उस केस में क्या रहेगा, तो हमने ये देखना है कि कितना टाइम गैप है। ठीक है, तो उस केस में देखिए, यदि प्रश्न में किस्तों के भुगतान की अवधि असमान हो तो यह देखना होगा कि अदत्त राशि कितने समय तक दे रहेगी। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है, जब हमें, मैंने ऊपर स्टार्टिंग में मतलब जिस टाइम देखा था उस टाइम में भूल गई थी, मैंने सोचा कैश प्राइस हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास कैश प्राइस भी है, हमारे पास हायर परचेज प्राइस भी है और हमारे पास इंटरेस्ट रेट नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखना चाहते हैं कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए तो हमने पहला मेथड पढ़ा था इनवर्स प्रोग्रेसिव, दूसरा मेथड पढ़ा हमने प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में अब देख रहे हैं कि अगर किस्तों की राशि भी असमान हो और अवधि भी असमान हो तो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं यदि क्वेश्चन में किस्तों की राशि की अवधि असमान हो तो ये देखना होगा कि अदत्त राशि कितने समय तक दे रही, इट मीन्स कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग रही। फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट को आउटस्टैंडिंग टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर टोटल इंटरेस्ट को प्रोडक्ट के रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे देखें, जयपुर एग्रो परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। जयपुर एग्रो परचेज करती है तो इट मीन्स वो कौन होगी, परचेज हायर परचेजर हो गया, हायर सिस्टम पे परचेज करती है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 40,800 एंड हायर प्राइस वॉज 44,000। तो 44,000 हायर परचेज है, कैश प्राइस 40,800 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 3200 रुपये। तो 3200 रुपये क्या हो गया टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, पेमेंट वॉज टू बी मेड इन द 2 years एज अंडर, 2 सालों में हमने पेमेंट करनी है। फर्स्ट है 10,000 एट द एंड ऑफ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, 14,000 आफ्टर 5 months, 6 आफ्टर 11, 9 आफ्टर 16 और 5 आफ्टर 24। तो देखो बेटा इसको कैसे करना है, 10,000 तो हमने उसी टाइम पेमेंट कर दिए, 44,000 थे टोटल, उसमें 10,000 पेमेंट कर दिया तो रह गए कितने 34,000। अब यूँ कहता है कि 5 महीने बाद हमने 14,000 पेमेंट किए, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो 34,000 है, देखो कैलकुलेशन में देखते चले जाओ। ठीक है, 34,000 हैं वो कितने महीने ड्यू रहे, क्योंकि 5 महीने बाद हमने कितने दिए हैं 14,000, तो 5 महीने तक तो 34,000 ड्यू रहे ना, तो इसलिए वो बैलेंस ड्यू 34,000 मल्टीप्लाई पीरियड कितना हो गया 5 महीने। समझ आई बात? हेलो, तो हमने ये देखना है बेटा कि जितना अमाउंट पेबल रह जाती है वो कितने टाइम तक पेबल रहती है। स्टार्टिंग में 44,000 रुपये हमारे पास कैश प्राइस था, उसमें से 10,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिए तो रह गए 34,000। तो 34,000 कितने दिन खड़े रहे, जब तक हमारी अगली पेमेंट नहीं आ गई। अगली पेमेंट आई है 5 महीने बाद, तो 5 महीने तक तो 34,000 रहे ना, तो इसलिए हमने 34,000 गुना में 5 कर दिया। क्लियर? उसके बाद आता है 6,000 आफ्टर 11 मंथ। अब ये जो आफ्टर 11 मंथ है, स्टार्टिंग से 11 नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से 11 है ना कि 14,000 देने के बाद 11 मंथ, नो, पहले 5 महीने तो हो गए, 5 फिर अगला 11वां महीना, इट मीन 6 महीने तक। समझ रहे हो, गैप बिटवीन द टू पीरियड, 11 - 5 6 महीने हो गए ना। तो उसके बाद जो 34,000 थे उसमें से जो हमने 14,000 दिए वो दिए कब, 5 महीने बाद दिए,
वे माइनस करके रह गए 20,000। अब 20,000 कितने दिन तक रहे? जब तक अगली पेमेंट नहीं आई। अगली पेमेंट आई 6,000 11वें महीने में, तो इसका मतलब 20,000 6 महीने तक रहे हमारे। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? फिर नेक्स्ट पेमेंट आती है 9,000 रुपये। कब आती है? आफ्टर 16 मंथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 में से हमने 6,000 दे दिए, 14,000 रह गए थे। अभी 14,000 कितने महीने रहे? अगली पेमेंट आती है 16 महीने में, तो इसका मतलब 5 महीने तक रहते हैं। ठीक है, तो 5 महीने तक हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 14 गुना में 5 को। क्लियर? फिर लास्ट में कितने रह जाते हैं हमारे पास पैसे पेमेंट करने के? 5,000। और वो 5,000 हमें कब मिलते हैं? आफ्टर 24 मंथ। ठीक है, तो बेस है 16 माइनस 24 माइनस 16, 8 महीने। तो 8 महीने तक हमारा 5,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर? अब जो ये प्रोडक्ट आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो हम करते रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, इन सभी की मल्टीप्लाई करते रहे हैं। ठीक है, तो कितना कितना आया? 1,70,000, 1,20,000, 70,000, फिर आया 40,000। ठीक है, तो इन सभी का आपने रेशो निकालना है। रेशो बन गया हमारा 17, 12, 7 और 4। तो टोटल इंटरेस्ट कितना था? 3,200 रुपये। अब उस 3,200 को हमने इस रेशो में डिवाइड कर लेना है। 17/40, 12/40, 7/40, 4/40। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में? वो क्या क्या पूछा है, किसका अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, कहते हैं मशीन इज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2011 एंड द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज काउंटेड फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, मशीन हमने परचेज की 1 अप्रैल 2011 को, और जो डेट ऑफ पेमेंट है हर एक इंस्टॉलमेंट की, वो हमने इसी डेट से क्या करनी है? स्टार्ट करनी है। Prepare necessary account in the books of purchaser, assuming depreciation at the rate 15% per annum on the original cost of the machine। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन की रेट है, हमने अकाउंट्स बनाने हैं। इन्होंने लिख दिया प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर। ठीक है, नेसेसरी अकाउंट, परचेजर अपने पास क्या क्या अकाउंट बनाएगा? मशीन का अकाउंट बनाएगा, वेंडर अकाउंट बनाएगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। यही चारों अकाउंट मेंटेन करता है ना। जब वर्ड आ जाता है नेसेसरी अकाउंट, तो ऑब्वियस हमें चारों बनाने हैं। अगर किसी स्पेसिफिक अकाउंट्स को बोलता है, तो हमने सिर्फ वही अकाउंट बनाना है जो क्वेश्चन में कहेगा। ठीक है, तो बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो हमने परचेजर की बुक में एंट्री करनी है। सबसे पहले मशीन अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो 1 अप्रैल 2011 को मशीन परचेज की। ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कॉस्ट प्राइस से 40,800, क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन लगा देंगे 12% रेट से। ठीक है, क्वेश्चन में जो रेट है हमें दे रखा है, सॉरी 15% रेट। ठीक है, तो 15% रेट से हम डेप्रिसिएशन दे देंगे। और फिर क्लोजिंग बैलेंसेस, देन कैरी फॉरवर्ड, फिर डेप्रिसिएशन। ठीक है, कब तक बनाना है हमने? क्योंकि ये सब कुछ हमारा 24 महीनों में कंप्लीट हो गया। 24 महीने कितने साल के होते हैं? 2। ठीक है, तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सालों का ही अकाउंट मेंटेन करना है। क्लियर? कैसे पता चला? भाई हमने दो, क्योंकि हमें 24 मंथ में ही सारी पेमेंट रिसीव होगी, तो इसलिए 24 मंथ मीन्स 2 ईयर्स के अंदर। फिर वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, सबसे पहले सॉरी बाय क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय मशीनरी 40,800। उसमें से फर्स्ट आ गया, 1 अप्रैल को हमने डाउन पेमेंट कर दी। देन इंटरेस्ट कितना हो गया? पहले इंस्टॉलमेंट में हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 1,360, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 960, 560, 320, इस टाइप से इंटरेस्ट है। तो पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 1,360, इसमें पहले इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी 14,000 रुपये। और वो हमने कब पेमेंट किया? डेट का ध्यान रखें बेटा। पहली इंस्टॉलमेंट हमने 5 महीनों के बाद पेमेंट किया। देखो क्वेश्चन में भी 5 महीनों बाद है। कब हमने परचेज की थी मशीन? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के 5 महीने देखो कहाँ बनेंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इट मीन्स जो पहले इंस्टॉलमेंट है उसने अगस्त में दी, तो इसलिए हम जब पहले इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट 31 अगस्त दो, ठीक है, 31 अगस्त 2011 को लगाएंगे, और 31 अगस्त 2011 को पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अगली कब पेमेंट हुई है? 11 महीनों बाद। इट मीन्स अगस्त के बाद 6 महीने और कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है, तो फरवरी में जाएगी तो 29 फरवरी,
क्योंकि अगला साल 2012 आ गया और जो कि लीप ईयर है, और लीप ईयर के अंदर फरवरी 29 दिन का होता है। समझ आ गई बात? इसलिए 29 फरवरी, और बाय इंटरेस्ट और डेबिट साइड में टू पेमेंट टू बैंक, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, देन कैरी फॉरवर्ड। फिर उसके बाद कितनों महीनों के बाद दी हमने? 16 महीने। इट मीन्स फरवरी के बाद आगे कितने महीने और काउंट करने हैं? 5 महीने और काउंट करने हैं। फरवरी के बाद अकाउंट्स क्लोज होते हैं हमारे 31 मार्च को ही अकाउंट्स क्लोज करना है। पहला साल ध्यान रखना है 29 फरवरी को ना करके कब करेंगे? 31 मार्च को ही क्लोज कर देंगे, देन कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। फिर वही सेम मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है ना। 5 महीने और काउंट करने थे ना, तो इसलिए 31 जुलाई को फिर इंटरेस्ट और फिर पेमेंट, ओके। फिर 16 महीने हो गया, फिर उसके बाद 8 महीने और काउंट कर दो जुलाई के बाद, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इट मीन 31 मार्च तक ही पहुंच जाएगा। आ गया समझ? इस टाइप से हमने क्वेश्चंस करने हैं।